डाइजेस्ट सिस्टम, पाचन तंत्र। समरी कोर्स करना बच्चा, ये डाइजेशन सिस्टम या पाचन तंत्र पढ़ेंगे। नया टॉपिक है, नया चैप्टर। बेटा 10 मिनट का लेक्चर होगा। ये टॉपिक जो है ना आपके मन में उतार दूंगा। खून नहीं जाएगा, साइंस बहेगा। ऑक्सीजन नहीं जाएगी, साइंस बहेगा। ठीक है बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं पाचन तंत्र क्या है या डाइजेशन सिस्टम क्या होता है, तो सबसे पहले पॉइंट तो यही उठेगा कि डाइजेशन सिस्टम क्या है। व्हाट आर डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन मतलब इनके कार्य क्या होते हैं डाइजेशन सिस्टम के। डाइजेशन सिस्टम की मैकेनिज्म क्या है, इनकी क्रिया विधि क्या होती है। बेटा समझने की कोशिश करना बच्चा। अगर हमने बात करेंगे डाइजेस्ट सिस्टम में ऑर्गन या ऑर्गन कह लो, कौन कौन से अंग भाग लेते, बेटा सीखने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन उठता है कि डाइजेस्ट सिस्टम क्या है। डाइजेस्ट सिस्टम का फंक्शन क्या है, हमारे शरीर में पाचन तंत्र का कार्य किस प्रकार होता है या कार्य क्या करता है पाचन तंत्र। दूसरा पॉइंट उठता है कि इसकी क्रिया विधि मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म का मतलब है कि पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है और कहां पर खत्म होती है। पाचन क्रिया में किन किन अंगों की भूमिका होती है, पाचन तंत्र किन किन अंगों की भूमिका होती है और किन किन अंगों से होकर हमारा भोजन गुजरता है। इन सारी चीजों को पढ़ने वाले बच्चा। बेटा अगर बात करें हम इधर की कि जो पाचन तंत्र कह लो या डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बच्चा, ये जो होता है पाचन क्रिया एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। दूसरी बात करें कि इसमें हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है बच्चा। क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त। बेटा कुछ नहीं करना, रटा देंगे अभी। बेटा मैं आपसे पूछूं कि पाचन क्रिया में क्या होता है, आपको बता दे। भोजन के जटिल अणु, भोजन के जटिल अणु, जटिल अणु बेटा सरल अणु में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, सरल अणु में बदल जाते हैं। देखो बेटा सीखने की कोशिश करेंगे। मैंने बोला कि पाचन क्रिया क्या है, तो पाचन क्रिया एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है, फिजियो। फिजियो का मतलब होता है भौतिक। फिजियो का मतलब क्या होगा, भौतिक। और बेटा केमिकल का मतलब क्या होगा, रसायन होगा। क्या होगा, रसायन। आप देखिए फिजियो का मतलब क्या होता है, जैसे ही मैंने भोजन को अंदर दबाया तो उसको चबाऊंगा बेटा, चबाऊंगा तो बल लगेगा, बल लगेगा तो एक क्रिया कैसी है, फिजियो, भौतिक। फिजिक्स में बल आता है ना बेटा। तो बेटा जैसे ही मैंने भोजन को मुख में लिया, भोजन को क्या किया, चबाया, चबाया, तो वो कौन सी क्रिया होगी, भौतिक क्रिया। अब भोजन में क्या मिल गई, लार मिल गई। क्या मिल गया, लार मिल गई। और लार मिल गई तो एंजाइम भी मिले होंगे, तो वो कौन सी क्रिया है, रासायनिक क्रिया। बच्चा कौन सी है, रासायनिक क्रिया। जब हम भोजन को मुख के द्वारा चबाते हैं, दौचते हैं, कूटते हैं, तो वो तो भौतिक क्रिया होती है। और उसमें लार मिला देते हैं और एंजाइम मिला देते हैं, तो बेटा कौन सी क्रिया होगी, रासायनिक क्रिया होती है। तो हमारी जो डाइजेस्ट सिस्टम है फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। समझ में आया बेटा। मैं पूछूंगा आपसे कि कैसी प्रोसेस है, तो आपको फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। बेटा आपको बता दें कि भोजन से हमको क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा। आप जो भी कुछ खाते हो, जो भी कुछ खाते हो, आपने रोटी खाई, चावल खाया, डोसा खाया, पिज्जा खाया, फलाना फलाना खाया, उसका पाचन होगा तो हमको क्या मिलेगी, एनर्जी। अगर मैं आज बोल रहा हूं ना तो खाना खाकर आया हूंगा, खाना खाने के बाद मुझे क्या मिल गई, ऊर्जा, एनर्जी मिल गई बेटा। तो पाचन क्रिया से, भोजन से हमको क्या मिलती बेटा, ऊर्जा प्राप्त होती। बेटा समझने की कोशिश करें
भोजन पाचन क्रिया की सबसे मुख्य परिभाषा बताऊं कि भोजन के जटिल अणुओं को ये सरल अणुओं में क्या कर देता है, तोड़ देता है। कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल चेंज इनटू या ब्रेक डाउन इनटू सिंपल फूड मॉलिक्यूल, अर्थात पाचन क्रिया में भोजन के जटिल अणु टूटकर सरल अणु में बदल जाते हैं। इस क्रिया को बच्चा क्या कहते हैं, पाचन क्रिया। बेटा सीखने की कोशिश करें बच्चा। मैंने बोला पाचन क्रिया कैसी है, फिजियोकेमिकल। पाचन क्रिया से हमको क्या मिलती है बेटा, पाचन क्रिया में जटिल अणु सरल अणु में, पाचन क्रिया से जटिल अणु सरल अणु में बदल जाते हैं। इतनी बात आपको याद होगी सर, ये तो सर फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, भोजन एनर्जी मिलती बेटा जटिल अणु या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल चेंज ब्रेक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। कोई बच्चा 3 पॉइंट ध्यान रखना बेटा, ये मैं पूछता चलूंगा आपसे बेटा, मैं पूछता चलूंगा आपसे कि ये क्या हो रहा है बेटा। अब ये भी देख लो बेटा क्या है, आपने फूड का सेवन किया बेटा, किसका, फूड मतलब भोजन का सेवन किया। ये बच्चा सीखने की वाली बात है, आपने बच्चा किसका सेवन किया है, फूड का। फूड का सेवन का मतलब बच्चा जी आपने रोटी खाई, बच्चा क्या खाई है, हमारी थोड़ी हैंड राइटिंग में दिक्कत आ रही है आज में। बेटा क्या खाई आपने, रोटी, और बेटा आपने क्या चबाए, चावल। बेटा आपने रोटी तो खाई और बेटा आपने क्या खाए, चावल खाए। घर से खाकर आ रहे हो रोटी भी और चावल भी। और बेटा जी आपने, बेटा आपने दाल भी घर से खाकर आए हो, और किस्मत वाले हो तो पनीर भी खाकर आए होंगे, नहीं किस्मत वाले हो तो नहीं मिली होगी। और बेटा रोटी को घी खाकर आए होंगे, यानी घी से रोटी चिपक कर आए होंगे, या आपने मक्खन का सेवन किया होगा। बेटा समझ में आया, आपने घर से आए हो तो बेटा रोटी चावल भी खाई होगी, दाल भी खाई होगी, और भाग्यमान हो तो पनीर भी मिल गई होगी। और बेटा आपने रोटी को घी से चिपक कर खाया होगा, घी और मक्खन को खाया खाया बेटा। अगर बेटा बेटा मैं बात करूं, रोटी जब तुम खाते हो, रोटी में क्या होता है, कार्ब्स होते हैं। क्या होते हैं, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं बेटा, इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में भी इसे क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जब बेटा पनीर में बेटा कौन होता है, प्रोटीन होती है, तो पनीर में बेटा कौन होता है, प्रोटीन होती है। घी में कौन होता है, बसा, बसा बेटा कौन होता है, बसा होती है। जैसे आपने रोटी खाई चावल खाया, उसमें हमेशा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और कार्बोहाइड्रेट जैसे आपने चावल रोटी पनीर खाया या दाल खाया, दाल से हमको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। घी मक्खन या ऑयली चीज खाओगे, तेल वगैरह खाओगे, उसमें कौन होता है, बसा। अगर बच्चा बच्चा सीखने की कोशिश करना, साइंस को रटा दूंगा बेटा, आपको साइंस को रटा दूंगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ तो शरीर को ग्लूकोज मिला। बच्चा क्या मिला, शरीर को ग्लूकोज मिला। जब प्रोटीन का पाचन हुआ तो शरीर को क्या मिला, अमीनो क्या एसिड या अमीनो अम्ल मिला। बेटा जब वसा का पाचन हुआ तो हमको बसीय अम्ल, फैटी एसिड, बसीय अम्ल, इसे हम फैटी एसिड भी कहते हैं, फैटी एसिड, या हमें ग्लिसरॉल मिला। बेटा क्या बनता है, ग्लिसरॉल। बेटा क्या बनता है बच्चा, ग्लिसरॉल। सीखने की कोशिश करो बच्चा। मैंने आपसे बोला, मैं आपसे बोल रहा हूं चिल्ला चिल्ला के, आपने रोटी खाई बच्चा, रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल में कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट। आलू में कौन होता है, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज। प्रोटीन, पनीर में कौन होता है, प्रोटीन, और प्रोटीन से हमको क्या मिलता है, अमीनो एसिड। ध्यान रखना कई बार पूछा जाता है बेटा, प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन प्रोटीन टूट किस में जाता है, अमीनो अम्ल में। बसा किस में टूट जाती है, बसीय अम्ल में। बेटा आपको बताएं, आप डोसा चाउमीन पिज्जा कुछ भी खाओ, शरीर को मतलब नहीं है। शरीर को तो किससे मतलब है, ग्लूकोज से। शरीर को किससे मतलब है, अमीनो अम्ल। कुछ भी खाओ, अंट संट कुछ भी खाओ, आपको शरीर को तो ग्लूकोज से मतलब है बेटा। अब बचाओ बच्चा इधर बताओ, ग्लूकोज से हमको क्या मिलती है बच्चा, ग्लूकोज से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है नहीं मिलती,
ये एनर्जी कहां जाती है? शरीर की प्रत्येक सेल को, शरीर की प्रत्येक सेल को जाती है नहीं जाती बच्चा? और सेल में जाएगी तो किस में जाएगी? ऊतक में। और ऊतक में जाएगी तो किस में जाएगी? ऑर्गन में। किस में जाएगी बच्चा? समझ में आ गया बच्चा? सीखने को, शरीर में ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बनता है? ऊर्जा। ऊर्जा किसको चाहिए? शरीर की प्रत्येक कोशिका को। अगर मैं आपसे यहाँ बात करने की कोशिश करूं, आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे लेक्चर को याद करने बेटा। ये जो फॉर्म होती है बेटा, ये फॉर्म जो होती है जटिल, ये जो है ना वो कौन है बेटा? जटिल अणु। ये कौन है बेटा? जटिल अणु। किसमें टूट गया बेटा? सरल अणु में, सिंपल कॉम्प्लेक्स में, सरल अणु में बेटा। बेटा ये जो चीज है ना वो कौन है? जटिल अणु है। और जटिल अणु किसमें टूट गए? सरल अणु में। इसी को क्या कहते हैं? पाचन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर मैं बच्चा ये बताओ, पाचन क्रिया में, पाचन क्रिया कराने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो एंजाइम होते हैं। कौन होते हैं? एंजाइम। और एंजाइम मोस्टली क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं बच्चा। क्या होते हैं? प्रोटीन। देखो इतना बात समझ में आई होगी बेटा। इधर देखेंगे, पाचन क्रिया की परिभाषा बतानी तो क्या बताओ सर? जटिल अणु से सरल अणु का निर्माण होना। ये बताओ जटिल अणु को सरल अणु में बदलता कौन है? एंजाइम बदलता है। और रोटी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट किसमें टूट जाता है? ग्लूकोज में क्या होती है? ऊर्जा से क्या मिलता है? शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा मिलती है। बेटा पनीर में प्रोटीन, प्रोटीन किसमें टूट जाता है? और बेटा वसा में बसिया। तो बेटा ये सब जटिल अणु को पाचन क्रिया कराने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? एंजाइम। क्या बेटा आपको याद है? याद हो गया होगा बच्चा? याद हो गया होगा बेटा। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा आपसे कि नंबर 1 कि पाचन क्रिया कैसी प्रोसेस है? प्रोसेस, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। पाचन क्रिया से क्या प्राप्त किया जाता है? एनर्जी प्राप्त किया जाता है। पाचन क्रिया की परिभाषा क्या है? सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। बच्चा ये बताओ जटिल अणु से सरल अणु बनने कौन बना रहा है? एंजाइम बना रहा है बेटा। कार्बोहाइड्रेट से क्या प्राप्त होता है हमको? कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज। और प्रोटीन से क्या प्राप्त होता है? अमीनो एसिड होता है। बच्चा पढ़ो यार मस्ती से। क्या होता है? अमीनो एसिड। बच्चा मैं आपसे पूछूं वसा से क्या होता है? फैटी एसिड। समझ में आ गया? तो जटिल अणु से सरल अणु का निर्माण होना ही पाचन क्रिया कहलाती है। क्या बच्चा इतनी मेरी बात समझ में आ गई? याद हो गया क्या नहीं हो गया बच्चा? अगर आपको याद हो गया है तो आगे बढ़ेंगे। आज आपके जहन में उतार देंगे पाचन क्रिया को बेटा। पाचन क्रिया को जहन में उतार, थोड़ा फोकस रखना। विटामिन कौन बेटा? विटामिन, जल, खनिज पदार्थ, मिनरल, खनिज तत्व। विटामिन हो गया, वाटर हो गया, मिनरल हो गया। इनका बेटा पाचन नहीं होता। इनका पाचन नहीं होता। ह्यूमन बॉडी में इनका पाचन नहीं होता। विटामिन का पाचन नहीं होता शरीर में। जल का पाचन नहीं होता आपके शरीर में। मिनरल का पाचन नहीं होता। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इनका पाचन नहीं होता। बल्कि इनका बच्चा शरीर में अवशोषण होता है। क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। बेटा ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुके हैं कि किस तत्व का शरीर में पाचन नहीं होता? तो जल का नहीं होता। किस तत्व का शरीर में पाचन नहीं होता? विटामिन का नहीं होता और खनिज लवण का नहीं होता। बल्कि इनका क्या होता है? अवशोषण, एब्जॉर्ब होते हैं, सो के जाते हैं बेटा। इनका पाचन नहीं होता। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में डाउनलोड कर लो कि विटामिन हो गया, जल हो गया, मिनरल हो गए, इनका पाचन नहीं होता। इनका क्या होता है? अवशोषण, एब्जॉर्बेशन होता है बेटा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई बच्चा? थोड़ा आगे बढ़ते चलते हो और याद रखते चले बेटा। साइंस को रोगों में उतार देंगे, हुआ उल्ला ला लू सब आपको समझ में आएगा बेटा। हमारी क्लास का एक ही अर्थ है कि आप तक पहुंचाना, आपके दिमाग तक आपको साइंस पहुंचाना होता है। मैंने आपसे क्वेश्चन करूंगा बेटा
आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं थोड़ा सा। जो डाइजेशन सिस्टम होता है, डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम जो होता है बच्चा, दो रूपों में बटा होता है। कितने रूपों में? एक आहार नाल, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल होती। दूसरा होता है पाचन ग्रंथि या पाचक ग्रंथि, इसको हम कहते हैं डाइजेशन ग्लैंड। क्या कहते हैं बेटा? डाइजेशन ग्लैंड। समझने की कोशिश करें बच्चा। हमने बताया डाइजेशन सिस्टम को दो भागों बांटते हैं। कितने भागों बांटते हैं? दो भागों बांटते हैं। ठीक है बेटा। अगर मैं बात करूं, ये जो आहार नाल है ना बेटा, आहार नाल, इसकी जो लंबाई होती है, जो लेंथ होती है, 30 से 32 फीट होती है। कितनी होती है? 30 से 32 फीट होती है बेटा, 30 से 32 फीट होती है। और बेटा आहार नाल जो होती है, मुख गुहा से, कहां से? मुख गुहा से, मुख गुहा से मुख गुहा से प्रारंभ होकर जो आपका गुदा होता है ना, गुदा, एनस तक फैली होती है बेटा। सीखो बेटा, बहुत मजा आएगा। साइंस में कुछ नहीं है। सबसे पहले बात करें, आहार नाल जो होती है ना, वो उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसकी लंबाई 30 से 32 फुट होती है। वो मुख से हमारा जो फ्रेश होते हैं, जो हमारा मल जो छेद होता है, मल त्याग एनस होता है, वहां तक फैली होती है। यहां से लेकर पूरा जहां तक हम फ्रेश होते हैं, वहां तक कौन फैली होती है? आहार नाल। ये मुख गुहा से प्रारंभ होकर, बक्कल कैविटी से प्रारंभ होकर एनएस तक कौन फैली होती है? मुख गुहा। मुख गुहा के अंतर्गत बेटा, मुख गुहा के अंतर्गत पहला भाग पढ़ते हैं, सॉरी आहार नाल के अंदर पहला भाग पढ़ते हैं मुख गुहा, जिसे हम कहते हैं बच्चा बक्कल, बक्कल कैविटी। यू है कैविटी, बक्कल कैविटी। दूसरा आता है इसमें आमाशय। क्या पढ़ेंगे बेटा? आमाशय। स्टमक, स्टमक। इसमें पढ़ेंगे छोटी आंत, छोटी आंत पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसमें बड़ी आंत आती है बेटा। कौन आती है बच्चा? बड़ी आंत आती है, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन। और बेटा इसमें पढ़ेंगे गुदा। क्या पढ़ेंगे? गुदा को एनस कहते हैं बेटा। इसकी बात करें तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं साल्वेरी ग्रंथि। बेटा याद करा देंगे बेटा, इसमें होती है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे बेटा इसमें जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ने वाले इसमें अग्नाशय। क्या पढ़ेंगे? अग्नाशय, पैंक्रियाज। चौथा पढ़ेंगे यकृत, लिवर। चलो बेटा थोड़ा याद करते हुए चलते हैं। ठीक है बेटा, यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो ही बता। सबसे पहले डाइजेस्ट सिस्टम जो होता है, दो रूपों में बटा है। कितने रूपों में बटा है? दो रूपों में बटा है। एक हो गया आहार नाल में बटा है बेटा, दूसरा क्या हो गया? पाचक ग्रंथि में बटा। ठीक है बेटा। आहार नाल की लंबाई 30 से 32 फीट होती है, जो मुख गुहा से गुदा एनएस तक फैली होती है। अगर बात करें आहार नाल में कितने भाग आते हैं? 5। मुख गुहा, जिसमें हम लार ग्रंथि पढ़ेंगे, दांत पढ़ेंगे, जीभ पढ़ेंगे बेटा,
और बेटा और आएगा आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। बेटा इसके अंदर क्या आएंगे, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, अंगनाशय और लिवर। बेटा आपको याद करें कि पेपर में क्वेश्चन आएगा बड़ी आंत किसका भाग होता है, आहार नाल का। पेपर में क्वेश्चन आएगा आमाशय किसका भाग है, आहार नाल का। मुख गुहा किसका भाग है, आहार नाल का। बेटा याद करने वाला टॉपिक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो यकृत जो होता है वो किस में आता है, पाचक ग्रंथियों में। और बेटा जो अग्नाशय आता है बेटा, क्या आता है, अग्नाशय आता है बेटा, अग्नाशय। अग्नाशय आता है वो किसका भाग है, पाचक ग्रंथि का। और जो यकृत आता है, जो यकृत आता है, लिवर आता है, वो किसका भाग है बेटा, समय कुछ करें। बेटा ये बताओ डाइजेस्ट सिस्टम को कितने भागों में बांटा मैंने, दो भागों में बांटा। नंबर एक आहार नाल, बोलो नंबर एक। दूसरा पान। अगर मैं आपसे पूछा जाऊं आहार नाल की लंबाई क्या है, कहां से प्रारंभ होती, एनएस तक होती है। बच्चा ये बताओ, अगर मैं नाम लूंगा तुम बताना है आहार नाल या पाचक ग्रंथि। ये बताओ यकृत किस में आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं छोटी आंत किस में आएगा, मैं आपसे पूछूं बड़ी आंत किस में आएगी, अगर मैं पूछूं जठर ग्रंथि किस में आएगी, पाचक ग्रंथि में। किसमें बच्चा, पाचक ग्रंथि में। किसमें आएगी, पाचक ग्रंथि में। अगर बच्चा मैं आपसे पूछूं कि मुख गुहा, बक्कल कैविटी किस में आएगी, आहार नाल में। अगर पूछूं तो जो हमारा अग्नाशय है, पेनक्रियाज है, वो किसमें आएगा, पाचक ग्रंथि में आएगा। क्या आएगा, पाचक। बच्चा आपको अंदर जा रहा है, डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा, चलो डाउनलोड हो रहा है तो अभी बात करते हैं कि बताओ प्रोटीन किसमें टूट जाता है, अमीनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज में। बताओ पाचक डाइजेशन सिस्टम की परिभाषा क्या है, जटिल से कॉम्प्लेक्स फूड इनटू ब्रेक डाउन टू सिंपल फूड या मॉलिक्यूल में। ये बताओ जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ने का कार्य कौन सिपाही था, एंजाइम था। क्या बच्चा इतनी बात तो समझ में आई होगी, आई होगी या नहीं होगी, बेटा मुख्य रूप से आ गई होगी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करता चलूं तो कोई दिक्कत बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है बच्चा। अगर मैं डाइजेशन प्रोसेस क्या है बेटा, डाइजेशन प्रोसेस क्या हो, ठीक है। सभी कुछ कर, अगर ये बताओ आपने फूड का सेवन किया बेटा, किसका सेवन किया, फूड का सेवन करोगे तो फूड का सबसे पहले क्या होता है, अंत ग्रहण होता है। क्या होता है, अंत ग्रहण, इंजेक्शन होता है। चलो बात भी करेंगे बेटा। अब अंत ग्रहण के बाद भोजन का क्या होगा, पाचन होता है। क्या होता है बच्चा, पाचन मतलब डाइजेशन होगा, होगा या नहीं होगा। अब बात करें पाचन के बाद भोजन का अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण, एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद बेटा स्वांगीकरण होता है। उसके बाद बेटा क्या होता है, स्वांगीकरण। बेटा क्या होता है, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे इसे, एसिमिलेशन। और उसके बाद क्या होगा, भोजन का मल त्याग। भोजन का क्या होगा, मल त्याग। बच्चा सीख लेंगे, ठीक है बच्चा। अब आपको बहुत आनंद आ रहा होगा क्लास में, आनंद ही आना चाहिए। क्लास का मतलब आनंद आना होता है, पढ़ाई में मजा आना चाहिए।
बोरियस क्लास का तो कोई महत्व ही नहीं बेटा, आए चले गए, पता नहीं चला क्या पढ़ा। बेटा मैंने बताया, आपने क्या किया, भोजन लिया। भोजन को सबसे पहले कहाँ ठूसोगे, मुख में ठूसोगे। कहाँ ठूसोगे, अंत ग्रहण करोगे। अंत ग्रहण कहाँ होता है, मुख गुहा में हो रहा है। कहाँ होता है, मुख गुहा में हो रहा है। बेटा भोजन को सबसे पहले कहाँ डालोगे, मुख में डालोगे। तो भोजन सबसे पहले क्या होता है, अंत इंजेक्शन होता है। अब भोजन मुख में डाला, अब उसका क्या होने लगेगा, पाचन। उसको चबाओगे, गूंदोगे, केमिकल मिलाओगे, रसायन मिलाओगे, एंजाइम मिलाओगे, तो उसके भोजन का क्या होता है, पाचन। बेटा आपको बता दे, पाचन की क्रिया, पाचन की क्रिया स्टमक में होती है। कहां पर होती है, ध्यान रखना बच्चा, पाचन की क्रिया जो होती है वो कहां होती है, स्टमक में। पूरा क्वेश्चन घुमा दिया, पेपर में आएगा, दिए गए वाक्य में डाइजेस्ट सिस्टम या पाचन क्रिया किस ऑर्गन में होती है, तो आपको बता दे बेटा ये डाइजेशन स्टमक में होती है। अब बताओ, पाचन, भोजन का पाचन हो गया, अब भोजन का क्या होगा, एब्जॉर्ब, अवशोषण होगा। तो अवशोषण जो होता है बच्चा, वो छोटी आंत में और बड़ी आंत में होता है। ये बेटा बड़ी, छोटी आंत, बाड़ी कर दी हमने, या आंत ही लिख लेते, क्या लिख लेते, ये बेटा कहां पर होता है, बेटा आंत में होता है। जो आपका अवशोषण की क्रिया होती है वो कहां पर होती है, आंत में होती है। और स्वांगीकरण जो होता है वो ब्लड में होता है। कहां पर होता है, ब्लड में होता है। कहां पर होता है, ब्लड में। और मलत्याग क्या होता है, आपको ये पता है, ये तो एनएस में होता है। जो हम फ्रेश होने जाते हैं वो कहां होता है, एनएस में। सीखने की कोशिश करें बेटा, सीखने। बच्चा सबसे पहले भोजन को ठूसा मैंने, भोजन को मुंह में ठूसा, तो क्या हो जाएगा, अंतःकरण, इंजेक्शन हो जाएगा। अब भोजन कहां गया, पेट में, पेट में गया। अब उसका क्या हो रहा होगा, डाइजेशन। और डाइजेशन कहां पर होता है, स्टमक को ही बेटा पेट कहते हैं, ध्यान रखना। स्टमक को ही क्या कहते हैं, पेट कहते हैं। अब बेटा पाचन हो गया, अब भोजन का क्या होगा, अवशोषण। अवशोषण मतलब बताओ किन पदार्थों का अवशोषण होता है, और मिनरल का। तो बेटा पाचन क्रिया हो गई, अब अवशोषण होगा। अवशोषण का मतलब है जल अलग हो जाएगा, विटामिन अलग होगा, खनिज अलग हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, अवशोषण। अवशोषणी क्रिया कहां होती है, आंत में होती है। अब बेटा ये वाला सीख लो, ये स्वांगीकरण एसिमिलेशन क्या हो, ये समझने वाला है बेटा। सीखो बेटा मेरे बच्चा, सीखो बच्चा, सीखो बेटा क्या है। अब मैंने बताया, मैंने बताया, बताया। अब बात बेटा, मुझे पाचन क्रिया से क्या मिल गई, पाचन क्रिया से मुझे क्या मिला, ग्लूकोज मिला बेटा। और ग्लूकोज से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी बेटा किसमें, ब्लड में। कहां पर बेटा, ये एनर्जी किसमें घुल जाती है, रक्त में घुल जाती है। और रक्त के माध्यम से, रक्त के माध्यम से शरीर की प्रत्येक सेल या प्रत्येक ऑर्गन को क्या मिलती है, क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। अब मैं सीधा उदाहरण दे दूं आपको, सीधा उदाहरण देता हूं, समझ जाओगे बेटा, स्वान कर। मेरे पैर में दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, पैर में। मैंने गोली खाई, पैरासीटामोल खाई, पेन किलर खाया। जैसी पेन किलर खाई, तो बेटा जैसी पेन किलर खाई होगी, तो जो पेन किलर के जो मॉलिक्यूल है वो किसमें घुले होंगे, रक्त में घुल गए होंगे। जो आपकी, जो आपने ऐड देखा होगा, दवाई कहाँ घुल जाती है, आपको रक्त में घुल जाती है। और रक्त में घुलने के बाद आपकी पैर में कोशिका तक जाती है और आपका पैर दर्द बंद हो जाता है। तो कहने का अर्थ है, जब आपकी जो ऊर्जा है, पच गया आपका भोजन, आपको क्या मिली है, ऊर्जा मिली है। अब ये ऊर्जा किसमें घुल जाएगी बेटा, रक्त में। और रक्त के माध्यम शरीर की प्रत्येक बॉडी को क्या मिलेगी, ऊर्जा। गोली वाला, मेडिसिन वाला उदाहरण देखना, कि मेडिसिन खाई, मेडिसिन किसमें घुल गई बेटा, ब्लड में घुल गई। और ब्लड के माध्यम से ऑर्गन तक क्या दवाई जाती है। तो रक्त के माध्यम से, रक्त के माध्यम से जब ग्लूकोज या ऊर्जा शरीर के प्रत्येक कोशिका को जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। और स्वांगीकरण किसमें होता है, ब्लड में होता है। स्वांगीकरण का मतलब पता चलेगा सर, कि जो भी कुछ खाओगे कहां घुलेगा, रक्त में। और रक्त उसे शरीर के प्रत्येक भाग तक ले जाने का क्या करता है बच्चा। और मलत्याग आप जानते हो बेटा, क्या बच्चा ये बताओ, सबसे पहले भोजन का क्या करते हैं हम, भोजन का क्या करते हैं,
इंजेक्शन। फिर भोजन का क्या होता है? डाइजेशन। फिर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता है। अब क्या होगा? स्वांगीकरण किस में होता है, कोई बताएगा बेटा? अगर मैं पूछूं पाचन की क्रिया कहां होती है, अगर मैं पूछूं अवशोषण कहां होता है, अगर मैं पूछूं आपसे कि भोजन इंटीग्रेशन, समझ में आया होगा। और एंड में तो आपको पता है कि हम फ्रेश होने चले जाते। क्या इससे बात, इससे सरल लैंग्वेज आपको पता चली? हमको समझ में आ गया कि सरल लैंग्वेज क्या होता है। शरीर को हम जोड़ने की क्या कर रहे हैं बच्चा? कोशिश कर रहे बच्चा, जोड़ने की कोशिश कर रहे बच्चा। ठीक है, समझ में आया? मजा आना चाहिए, हर चीज का मजा आया जीवन में, लेना सीख लो बस बेटा। मजा आना चाहिए और हर चीज को कॉन्सेप्ट सीखो। रटना छोड़ो, रटना। अगर रटना छोड़ दोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। अगर हम रटना याद रखोगे तो जीवन सफल नहीं होगा, क्योंकि लंबे समय तक बातें याद नहीं होती। बेटा समझने की कोशिश करें, ठीक है बच्चा? इसे कहते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, मुख, मुख हुआ कहते बच्चा। समझ में आ रहा बच्चा? बेटा इसे कहते हैं, इस वाले भाग को कहते हैं, इस वाले भाग को ईसोफेगस। फेगस, खाद्य नलिका या आहार नलिका। बेटा खाद्य नलिका। बेटा इसको कहते हैं स्टोमक। क्या कहते हैं बच्चा? स्टोमक कहते हैं। आमाशय, क्या कहते हैं बच्चा? आमाशय। बेटा इसे कहते हैं पैंक्रियाज, अग्नाशय। बेटा मजा आएगा साइंस में तो आपको, मजा बांध देंगे, मजा बहान देंगे। ये जो होती है ये कहते हैं बड़ी आंत। बेटा क्या कहते हैं इसे? लार्ज इंटेस्टाइन। बेटा जिसे कहते हैं अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। इसे कहते हैं एनस। इसे कहते हैं बच्चा यकृत या लिवर। इसे कहते हैं पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। अब बेटा सीखने की कोशिश करना, ठीक है बच्चे? पिछली बात याद है सबको? मुझे लगता है, आशा करता हूं सब बच्चों को याद होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सबसे पहले भोजन कहां आता है बेटा? मुख गुहा में। सबसे पहले भोजन कहां आता है? तो इसी में क्या होता है? अंतःग्रहण। क्या होता है? इंजेक्शन होता है या नहीं होता? इसी में क्या होता है? अंतःग्रहण। अगर बच्चा पूछूं इसमें क्या होता है बेटा? पाचन क्रिया। या इसमें आमाश, स्टमक में क्या होता है? पाचन होता है। और अब बात करें कि इसमें क्या होगा? अवशोषण होता है। क्या होता है? होता है यानी बच्चा, इसको क्या कहते हैं? अवशोषण होता है। छोटी आंत और बड़ी आंतों में क्या होता है? अवशोषण होता है। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर क्या होगा बच्चा? मल त्याग होगा। क्या होगा बच्चा? मल त्याग होगा। होगा या नहीं होगा? इसी को कहते हैं छोटी। चलो थोड़ा हम अब मेहनत करते हैं आपके साथ, बहुत मेहनत करनी है आपसे। क्या करनी है? बहुत मेहनत। सबसे पहले क्रम पूछ लिया जाता है पेपर में, क्रम बताना पड़ेगा आपको कि पाचन तंत्र का क्रम। सबसे पहले आता है बक्कल कैविटी, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर उसके बाद पैंक्रियाज। पैंक्रियाज आ गया, तो इसके बाद बड़ी आंत, फिर छोटी आंत। तो सबसे पहले में जो बताने का बात है ना बच्चा, कि जो इंजेक्शन क्रिया मुख ग्रह में, डाइजेशन सिस्टम का होता है स्टमक में, अवशोषण का होता है आंतों में होता है, मल त्याग क्या होता है? यहाँ पर होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही आ सकता है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया कहां प्रारंभ होती है, तो आपको बताना। बेटा समझ में आया? आगे बढ़े।
अगर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे भी चलते हैं। ये बताओ कि पाचन क्रिया कैसी क्रिया है, कौन सी प्रोसेस है? जो पाचन क्रिया की परिभाषा कोई बच्चा बताएगा? परिभाषा, चैन, सिंपल। जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ता कौन है? कौन तोड़ता है? कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलती है? ग्लूकोज में क्या होता है? ऊर्जा, एनर्जी। ये बताओ प्रोटीन से हमको क्या मिलता है? अमीनो एसिड। बच्चा बोलो थोड़ा सा, अमीनो, वसा से कौन मिलता है? फैटी एसिड, फैटी एसिड। क्या विटामिन, खनिज, लवण का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन नहीं होता। ये बताओ आहार नाल की लंबाई कितनी है? कहां शुरू होती है, खत्म कहां होती है? ये बताओ जठर ग्रंथि किस में आ गई? ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, डाइजेशन ग्लैंड में। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि जो हमारा आमाशय किस में आएगा? किसमें? स्टमक, आहार नाल में, एलिमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं पैंक्रियाज किस में आएंगे? डाइजेशन ग्लैंड। अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन किस में आएगी? बेटा याद हो गया होगा बेटा। अगर मैं आपसे पूछा जाऊं बेटा सबसे पहले भोजन कहाँ आता है? मुख गुहा में कौन सी क्रिया होती है? इंजेक्शन। अब भोजन का क्या होगा? पाचन के बाद और एब्जॉर्ब के बाद सांस से कौन है? स्वांगी एसिमिलेशन। उसके बाद एनएसआई। तो बताओ पाचन क्रिया कहाँ होती है? और बेटा जो अवशोषण कहाँ होता है? आंत में होता है। बेटा बेटा याद हो गया होगा, मोटा मोटा मैंने बताया, सारा चीज याद हो गया। मेरा यही तर्क है कि आपको याद होना चाहिए बच्चा। बेटा इतना कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं थोड़ा सा चीजों को लेते हुए चलते हैं। अब पढ़ने वाले बच्चा इसको क्या कहते हैं बच्चा? इसको क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी या मुख। बहुत मजा आएगा बेटा, बहुत मजे करेंगे अपन पढ़ाई के साथ। पढ़ाई तो क्या है, जुआ है एक तरह, हार जीत होती है। बहुत मजे करने वाले हैं, ठीक है बेटा। मुख गुहा की बात कर, अब थोड़ा फोकस ज्यादा रखें। अब हम एंटर कर चुके हैं पाचन क्रिया के अंदर। अब आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा बेटा। एक भी शब्द नहीं छोड़ूंगा, आपको ये याद करा दूंगा बेटा। बक्कल कैविटी की बात करें तो मुख गुहा में बेटा तीन चीजें होती है। क्या होती है? तीन। नंबर एक होती है लार ग्रंथि। कौन सी बेटा? हम बक्कल कैविटी में कितनी चीज पढ़ेंगे बेटा? तीन चीज पढ़ेंगे। एक लार ग्रंथि पढ़ेंगे, इसको सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं। और दूसरा पढ़ने वालेंगे जीव, तंस पढ़ेंगे। और तीसरा पढ़ेंगे हम दांत, टीथ पढ़ेंगे बेटा। कितनी चीज पढ़ेंगे? तीन चीज पढ़ेंगे। एक सैलिवरी ग्लैंड या तंस या टीथ पढ़ेंगे बेटा। मैं आपसे यहां से बोलूं, आप बात करें कि पाचन की क्रिया, क्वेश्चन आ चुका है बेटा यहां से। पाचन की क्रिया, किसकी क्रिया? पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। मुख गुहा, मुख गुहा। कहां से बेटा? मुख गुहा से प्रारंभ होती है। बच्चा कहां से प्रारंभ होती है? मुख गुहा से प्रारंभ होती पाचन क्रिया। हमारी जो लार का पीएच मान होता है, लार का पीएच मान, लार का पीएच मान 6.8 अर्थात अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। अगर मैं बात करूं मुख में स्टार्च का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? मुख में स्टार्च का पाचन होता है। किसका पाचन होता है बच्चा? स्टार्च का पाचन होता है। बात करते थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा मैं लिख देता हूं जिससे जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ठीक है।
बहुत मजेदार टॉपिक है और आपको मजे से सिखाएंगे। सबसे पहले बक्कल कैविटी की बात करें बेटा, ध्यान रखें, अब तो आया मैदान में आ गया मैं। बक्कल कैविटी की बात करते हैं, ठीक है। बक्कल कैविटी मुख गुहा में सबसे पहले तीन चीज पढ़ेंगे। एक तो दांत पढ़ेंगे, एक दांत पढ़ेंगे, एक जीभ पढ़ेंगे, एक साल्वरी ग्रंथ ग्रंथ या ग्रंथि पढ़ेंगे, लाल ग्रंथि पढ़ेंगे। इसमें मुख गुहा में तीन चीजों का अध्ययन, लाड़ ग्रंथि, दांत और जीभ का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा किसी का अध्ययन नहीं करते। बेटा क्वेश्चन आता है, पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? मुख गुहा से। क्यों कह रहा हूं बेटा? क्योंकि जो भी कुछ खाओगे कहां पहले रखोगे? मुख में। जो भी कुछ खाओगे मुख में। आपने रोटी खाई, चावल खाया, डोसा खाया, चाउमीन खाया, आपने दुनिया भर की कोई चीज खाई, तो सबसे पहले कहां रखते हैं बेटा? मुख में। क्वेश्चन आ चुका है बेटा, पाचनी क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? मुख गुहा में। और पाचनी क्रिया अंत पूछे, एंड पूछे तो छोटी आंत में बेटा। पाचन क्रिया का जो एंड पूछे तो वो कौन होगा? छोटी आंत में होगा। और पाचन क्रिया बेटा कहां से प्रारंभ होती बच्चा? मुख गुहा में, बक्कल कैविटी से प्रारंभ होती बेटा। और लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 अम्लीय होता है। अर्थात एक पीएच स्केल होती है, 7 होगा तो उदासीन होगा, 7 से ऊपर होगा तो क्षारीय होगा, और 7 से नीचे होगा तो अम्लीय होगा, एसिड होगा। 7 होगा तो उदासीन, 7 से ऊपर बेस होगा, अर्थात क्षारीय होगा। तो जो लार जो होती है बच्चा, लार जो होती है वो कैसी होती है? एसिड होती है, अम्लीय होती है। कैसी होती है बेटा? अम्लीय होती है। मुख गुहा में किसका पाचन होता है बच्चा? ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चा, ये क्वेश्चन आ चुका है कि मुख गुहा में किस पदार्थ का पाचन होता है? तो स्टार्च का। अब क्वेश्चन उठेगा बच्चा कि स्टार्च क्या होता है? आलू देखा है? आलू, आलू को काटने में पानी निकलता है सफेद कलर का, उसी को क्या कहते हैं? स्टार्च। स्टार्च मोस्टली कार्बोहाइड्रेट ही है। किसका रूप है? कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। क्या हो गया? सही हो गया ना? अगर मैं पूछूं मुख गुहा में किसका पाचन होता है बेटा? स्टार्च का। स्टार्च क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट का बच्चा क्या है? रूप है। कार्बोहाइड्रेट का रूप है। स्टार्च किसमें पाया जाता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो आलू खाते हैं उसमें क्या होता है? स्टार्च होता है। शिकरकंदी खाते हैं उसमें क्या होता है? स्टार्च होता है बेटा। आपको बता दें कि मुख गुहा में किस पदार्थ का पाचन होता है? स्टार्च का। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है बेटा? मुख गुहा से। तीन ऑब्जेक्टिव आप देख लो बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं, साल्वरी ग्रंथ या लार ग्रंथि जो होती है वो भोजन में क्या मिलाती है? लार मिलाती है। भोजन में क्या मिलाती? लार। और लार में कौन होता है? म्यूकस होता है। क्या होता है? म्यूकस होता है, जो भोजन को क्या बनाता है? चिपचिपा, स्टिकी बनाता है। देखो, लार ग्रंथि भोजन में क्या मिला ली? लार। और लार में कौन पाया जाता है? म्यूकस। म्यूकस भोजन को क्या बनाता है? चिपचिपा बनाता है। और एवरीडे, प्रत्येक दिन हमारे शरीर में 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर लार बनती है। हमारे मुंह में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर क्या बनती है? लार बनती है। इस पॉइंट को याद रख लेना बेटा। इस पॉइंट को पेपर में पूछा जाएगा। इस पॉइंट को याद रखेंगे बेटा। ये पॉइंट आएगा पेपर में, आएगा पेपर में। क्या आएगा? पॉइंट आएगा बेटा। बेटा ठीक है बेटा। अगर मैं पूछूं, जो लार होती है ना बच्चा, लार, बच्चा क्या होती है? लार होती है। लार में 99% क्या है? जल होता है। 99% कौन होगा? वाटर होगा। क्या वाटर का पाचन होता है? वाटर का क्या होता है? अवशोषण हो। समझ में आ रहा होगा बेटा? क्या बेटाओ? एसिमिलेशन क्रिया या स्वांगीकरण क्रिया किसमें होती है? ब्लड में होती है बेटा। 99% हमारी लार में कौन होता है? जल होता है। 1% कौन होते हैं? एंजाइम। भोजन को क्या करते हैं? सोचो 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 बेटा, सोचो सोचो। शुरुआत में बताया जटिल, हाँ याद आ गया कि एंजाइम क्या करते हैं? भोजन को पचाते हैं। और जटिल अणु को सरल अणु में। बेटा 1% क्या पाया जाते हैं? एंजाइम। और बेटा इसमें एंजाइम के साथ ही कैल्शियम और पोटेशियम और सोडियम पाया जाता है। क्वेश्चन आएगा बेटा पेपर में कि हमारी लार में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। और कितना % जल होता है? 99% होता है बच्चा। कितने % होता है बताओ?
लार ग्रंथि भोजन में लार मिलाती है, और लार में कौन पाया जाता है? म्यूकस। म्यूकस क्या करता है बेटा? चिपचिपा करता है। प्रत्येक दिन कितनी लार बनती है बच्चा? ये बताओ, लार में कितने % जल है और कितने % एंजाइम है और कौन से तत्व है बेटा? बेटा मुझे लगता है ये तो सारी चीज आपको समझ में पहले से ही आ गई है, ये तो आ चुका है, क्योंकि पढ़ा हम रहे हैं और पढ़ आप रहे हो। बेटा ऐसा नहीं होगा कि हमने पढ़ा दिया और आपको याद नहीं होगा। सबसे पहले पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ हो रही है? कहां से? मुख गुहा का और बकल कैविटी। समझ में आ रहा है? इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल रहा हूं, ठीक है बेटा। मैं पूछूं बेटा कि पाचन की मुख में किस पदार्थ का पाचन होता है? मुख में किस पदार्थ का पाचन होता है बताओ? स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो कहां मिलता है बेटा हमको स्टार्च? कहां मिलता है बेटा? कौन सी सब्जी मिलता है? आलू और शिकरकंदी वगैरह क्षेत्रों में मिलता है बेटा। लार का पीएच कितना बेटा? प्रत्येक दिन मेरे मुंह में कितनी लार बनती है और कितने % वाटर होता है, कितने % एंजाइम, कौन से बेटा, कौन से जो पोटेशियम। क्या बच्चा इतनी बात समझ में आ गई? अब बेटा अगर बच्चा इतनी बात समझ में आ गई हुई ना, तो आपको अब कुछ करना ही नहीं है। आपको कुछ करना ही नहीं है। आप क्या पढ़ रहे हैं बेटा? कौन एंजाइम पाए जा रहे हैं? 1% एंजाइम पाया जाता है बच्चा। एंजाइम 2 निकलते बच्चा। कितने निकलते? पहला एंजाइम टाइलिन एंजाइम होता है। पहला एंजाइम कौन सा बच्चा? टाइलिन एंजाइम है। और बच्चा पहला एंजाइम होता है टाइलिन, होता है। दूसरा एंजाइम आता है बेटा लाइसोजाइम। बेटा बोर तो बिल्कुल नहीं होगे क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम ये करता क्या है? ये स्टार्च का पाचन करता है। ये क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता। ये बेटा जीवाणुओं को नष्ट करता है। बच्चा ये क्या करता है? जीवाणु को नष्ट करता है। बैक्टीरिया किलिंग, बैक्टीरिया किलिंग। अब सीख लो बेटा, ठीक है। मैं तो लिख दूं, समय में नहीं आया तो मतलब क्या? लाइसोसोम क्या होता है बच्चा? हमें तो क्या करना है सर? एक एक बात को समझा दो, हमारे दिमाग में उतार दो सर, हमारे दिमाग में उतार दो सर। लो उतार देंगे बेटा, बिल्कुल उतार देंगे आपके दिमाग में। क्या आपकी सब कुछ समझाने के बाद बेटा सीखे? सीखो 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 बच्चा, सीखो 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 सीखो। लार में 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कितने प्रकार? सबसे क्वेश्चन आएगा कि लार में कितने एंजाइम होते हैं। लार में एंजाइम पूछे ना बेटा तो मोस्टली 2 ही होते हैं। कितने एंजाइम? 2 होते हैं। एक होता है टाइलिन एंजाइम, एक होता है लाइसोजाइम। टाइलिन एंजाइम क्या करता है? मैंने बताया मुख में किसका पाचन होता है? स्टार्च का। तो टाइलिन एंजाइम क्या करता है बेटा? स्टार्च का पाचन करता है। याद रखो बेटा, पीएससी में पूछा जा चुका है कि टाइलिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है? स्टार्च का पाचन करता है। ये स्टार्च का किसमें बदल देता है? माल्टोज में। माल्टोज एक शर्करा होती है। टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है तो स्टार्च को किसमें बदल देता है? माल्टोज। इंग्लिश में भी नाम इसका माल्टोज है। माल्टोज का एक शर्करा है, जैसे ग्लूकोज शर्करा है उसी तरह माल्टोज भी एक क्या है? शर्करा है, शुगर है। क्या है? शुगर है बेटा। तो टाइलिन एंजाइम क्या कर रहा है बच्चा? स्टार्च का पाचन कर रहा है, स्टार्च का पाचन कर रहा है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है बच्चा? जीवाणु को नष्ट करता है। जीवाणु को नष्ट कर। अब बेटा सीखो बेटा, मैंने बोला, आपने कहा सर लो समोसा ले आए तुम्हारे लिए। सर ने आपने बोला सर लो वो पोहा खा लो। आपने कहा सर लो हम वहां से जलेबी लेके आए। तो आप जलेबी खुले में रखी रहती, गाड़ी बांध जाता था और धूल उड़ती रहती, तो उसमें कौन बैठ जाते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। और आपने हाथ भी नहीं धोए हैं, तो आप जैसे कुछ खाना खाते हो तो अंदर भी क्या मुंह में क्या आ जाते हैं? बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो बैक्टीरिया आ जाते हैं तो लाइसोजाइम क्या करता है? उन बैक्टीरिया को मार देता है, मार मार के बाहर कर देता है। और बैक्टीरिया मर जाएंगे, उसका भोजन कहां चला जाता है? अंदर चले जाता है। तो भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं, जीवाणु आते हैं, उनको मारने का कार्य कौन करता है बच्चा? लाइसोजाइम करता है। लाइसोजाइम रखना, ला से लाइसो,
लड़ना, मार रहा होगा। ला से लड़ना, हरता मार रहा होगा। अगर मैं पूछूं लाइसोजाइम क्या करता हूं, ला मतलब लड़ना, ये किसी को किसको मार रहा है बेटा, जीवाणु को। टाइलिन मतलब टाइलिन, टाइलिन क्या किसका पाचन करती है, स्टार्च का पाचन करती है। स्टार्च को किसमें बदल लेती है, तो स्टार्च को किसमें बदल लेती है, स्टार्च को किसमें बदल लेती है। टाइलिन एंजाइम का कार्य क्या है, स्टार्च को किसमें बदल देता है। और लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है, बैक्टीरिया मतलब समय आगे भोजन को टिप टिप करके मजा आएगा। ठीक है बच्चा, आया समझ में बच्चा, बहुत मजेदार चीज है बेटा, बहुत मजेदार, बहुत मजे। अब बात करते हैं कि ह्यूमन में जो होता है ना, ह्यूमन ह्यूमन में 3 पेयर साल्वली ग्लैंड पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 3। मानव में 3 जोड़ी, मानव में 3 जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि, लार ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है बच्चा। और सर आप कहोगे कौन कौन सी है, तो वो भी बता देता हूं कौन कौन सी है बेटा, मजे आएगा क्या, मुख को पढ़ने में इतना मजा आएगा। और देखो बेटा, पहली होती है पैरोटिड ग्रंथि। पहली ग्रंथि का नाम क्या है, पैरोटिड, पैरोटिड ग्रंथि। बच्चा पहली ग्रंथि का नाम क्या है, पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, ये ग्रंथि करती क्या है बच्चा, पहली बात तो पैरोटिड ग्रंथि जो होती है वो कान में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, कान के आसपास पाई जाती है, कान के पास में पाई जाती है। पैरोटिड ग्रंथि कहां पाई जाती है, कान के पास में पाई जाती है। दूसरी बात कर रहा हूं, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी क्या है, लार ग्रंथि। ठीक है बच्चा। और कार्य क्या होगा इसका, इसका जो कार्य क्या होगा, तो आप बताओगे लार उत्पादन करना, प्रोड्यूस ऑफ सेलाइवा। लार क्या करना बेटा, उत्पादन करना। समझ में आए। तो बेटा पैरोटिड ग्रंथि जो है ना बच्चा, वो कान के पास में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, कान के पास में पाई जाती है। और सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। और ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि करती क्या बेटा, समझ आया बच्चा, ये लार को उत्पादन करने का कार्य करती है। लार को उत्पादन करने का क्या करती होगी, ठीक है बच्चा, ये समझ में आ गया आपके। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि दूसरी आती है सब लिगुअल ग्रंथि, सब लिगुअल, इंग्लिश में भी नाम इसी बोलते हैं, ऐसे हिंदी में लिख देता हूं बेटा, ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा। सब लिगुअल ग्रंथि, सब लिगुअल ग्रंथि जो होती है ना बेटा, वो सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि, छोटी लार ग्रंथि है, सबसे छोटी लार ग्रंथि है। सबसे छोटी बेटा क्या है, लार ग्रंथि है। ये जो ग्रंथि है ना बेटा, जीव के पीछे पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, जीव के पीछे या पास में पाई जाती है। इसका कार्य क्या होगा बेटा, ये भी क्या करती होगी, लार उत्पादन करती होगी। क्या करती होगी, क्या बच्चा इतना समझ में आया आपको। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं तीसरी चीज की, अब आता है सब मैंडिबुलर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि। सब मैंडिबुलर की बात करें बच्चा, सब मैंडिबुलर क्या होता है, चेकआउट कर लेते हैं। ये जबड़े में, जबड़े के पास, किसमें पाई जाती है, जबड़े के पास पाई जाती है। कहां पाई जाती है बेटा, जबड़े के पास पाई जाती है। 70 से 75%, कितने परसेंट, लार उत्पादन करती है बेटा, लार का उत्पादन करती है, लार का उत्पादन करती है। चलो याद करें बेटा, पढ़े चले बच्चा, बात करेंगे। सबसे पहली बात,
3 ग्रंथि होती है। पैरोटिड, याद कर लेंगे हम। PSS, PSS, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। PSS, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर। देखो सैंडी सुना है? सैंडी नाम, सैंडी लड़कों के नाम होता है सैंडी, इसलिए मैंडी है, उसका उल्टा कर दो मैंडी, सब मैंडी। सैंडी नाम का लड़का सबसे ज्यादा लाड बहाता था, पता है? उसकी लाड टपकती सैंडी की। तो ध्यान रखना, सैंडी का दोस्त मैंडी, तो मैंडी सबसे ज्यादा लाड बनाता है। अरे 70 से 75% लार उत्पादन करता। पहले बताओ सैंडी का भैया कौन है? मैंडी। मैंडी क्या करता है? सबसे ज्यादा लार उत्पन्न करता है। तो पीएसएस का मतलब होता है पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब। पैरोटिड ग्रंथि है ना, पैरोटिड ग्रंथि हमेशा कहां पाई जाती है? कान में। और सबलिंगुअल पूछी है तो जीभ के पीछे। और मैंडी कौन है? जबड़े के पास में पाया जाता है। बेटा बस ये ध्यान रखना है कि ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है। और बेटा सबसे छोटी कौन सी होती है? सबलिंगुअल। ये कहां पाई जाती है? जीभ के पीछे। और सब मैंडिबुलर ग्रंथि जो है था जबड़े के पास में पाई जाती है। ये जबड़ा होता है, टूथ हैंडल बोलते हैं उसे, टूथ हैंडल बोलते हैं, इसमें पाया जाता है। तो 70 से 75 क्या उत्पन्न करता है? लार। बेटा 70 से 75 क्या करता है बच्चा? लार उत्पन्न करता है। क्या करता है बच्चा? क्या आपको ये बात समझ में आई? आई आ रही है? चलो आई हो, चल थोड़ा सा बात करते हैं। पैरोटिड ग्रंथि कहां पाई जाती है? और सबलिंगुअल और सबमेंडी। अब बताओ सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे छोटी लिंगुअल। ये बताओ सबसे ज्यादा लार उत्पन्न करने वाली ग्रंथि? सबमेंडी। सबमेंडी हो गई क्या बच्चा? ये तो याद ही हो गया होगा आपको, सबमेंडी हो गया बच्चा, ये तो आपको याद हो गया होगा रे। हो गया? याद हो गया होगा। डिस्कशन कर ले थोड़ा सा। पानी पिला बच्चा, दोनों चीजों को कंप्लीट करने वाले। चलो अब थोड़ा सा हम पीछे की ओर चलते हैं, जिससे हमारा बैक हमारा रिवीजन भी होता रहे। पहला पॉइंट आपको बताना चाहिए, मुख में किस पदार्थ का पाचन होता है? स्टार्च का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? एंजाइम करता है, टा से नाम है, टा से नाम है, टाइलिन। और किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। जीवाणु को नष्ट कौन करता है? ला से नाम है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम करता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछा स्टार्ट करता हूं कि मेरे मुख में प्रतिदिन कितने परसेंट लार बनती है? बताओ जल कितना परसेंट लार में, और एंजाइम कितने, कौन से तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट पाए जाते हैं? सोडियम पोटेशियम। मुख में किस पदार्थ का पाचन होता है? लार का पीएच 6.8 होता है। बहुत बढ़िया बेटा, यही मैं सुनना चाहता, ये आपको बता दिया। ग्रंथि का नाम क्या है? लार ग्रंथि, पैरोटिड, ऐसा सबलिंगुअल। सब बताओ सबलिंगुअल, सबलिंगुअल कहां पाई जाती है? और मैंडिबुलर? हाँ हाँ होशियार हो गए तुम तो भैया। ओ भैया आप तो होशियार हो गए, अब पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, तुम तो होशियार हो गए। समझ में आ गया बच्चा? होशियार क्यों हो गए? इसका कारण क्या है? क्यों मैं यहाँ 100% दे रहा हूँ। एक एक चीज को 50 बार बोल रहा हूँ। कितना आपने ध्यान रखा होगा? एक चीज को 100 बार लगातार बोलता जा रहा हूँ, और कितना रिवीजन करवा रहा हूँ। समझ रहे बच्चा? यही क्लास होती है जिसका महत्व आप, इसका प्रॉफिट आपको क्लास में मिलेगा बेटा, पेपर में मिलेगा। अब आते बेटा, हमने लार पढ़ ली बेटा, क्या पढ़ ली? लार। अब हम किस पे आ गए बेटा? जीप पे। मजे आएगा अब तो, बहुत मजे हैं, बहुत मजे। बिग बॉस देखते हो? बिग बॉस, बिग बॉस उसमें कहता है अब्दू बहुत मजे, वही चीज है बेटा, बहुत मजे। वेरी चालाक ब्रो, बहुत चालाक। अब बेटा बात करते थोड़ा सा जीप की बात करते हैं।
ठीक है बेटा। जीभ, बात करें जीभ जो होती है ना बेटा, जीभ कैसा ऊतक है? पेशीय ऊतक, मसल टिश्यू, मसल टिश्यू। कैसा ऊतक है? मसल। इंग्लिश में भी ना बोलता है ना, दिक्कत तो होगी नहीं। कैसा ऊतक है? मसल टिश्यू है, पेशीय ऊतक। क्योंकि इसमें बेटा, इसमें कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती, कोई भी हड्डी कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती। इसमें बेटा मांस पाया जाता है, मांसपेशी पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? मांसपेशी पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पेशीय ऊतक। पहला क्वेश्चन मिलेगा सर, हमारी जीभ कैसी ऊतक है? मांस की बनी होती है, इसी मांसीय ऊतक या पेशीय ऊतक। इसकी लंबाई जो होती है 10 सेंटीमीटर है। कितनी बच्चा? 10 सेंटीमीटर। यहां से लेके भीतर तक जब महिला फांसी लगाती है या आदमी फांसी लगाता है तो पूरी जीभ बाहर आ जाती है। क्या आ जाती है? सबकी 10 सेंटीमीटर सब। अब वो अपवाद है, साइंस तो साइंस की किताबों तो क्या लगा है? 10 सेंटीमीटर। ऐसे तो आदमी छोटा ही हो जाता है, बहुत से ग्रोथ कम हो जाते हैं। तो मोस्टली साइंस की किताब या अपन मानते हैं वो कितने सेंटीमीटर होती है? 10 सेंटीमीटर। यहां से चालू होती है, यहाँ पर खत्म होती है। इसकी जो लंबाई है बेटा कितना सेंटीमीटर है? बेटा ये दिखाई दे रहा है कि ये क्या लिखा है? हा यो हायोड हड्डी। कौन सी हड्डी? हायोड हड्डी। आपको बता दें कि जो हमारी जीभ होती है वो हायोड हड्डी में धसी होती है या हायोड हड्डी में पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि जीभ किस हड्डी से कनेक्ट रहती है, तो आपको बता दें हायोड हड्डी से कनेक्ट होती है। क्वेश्चन आता है जीभ किस गुहा में रखी रहती है, उस गुहा को क्या कहते हैं? फेनुलम। क्या कहते हैं बच्चा? फेनुलम कहते हैं। ये दोनों प्रश्न ही जीभ से सबसे इंपोर्टेंट है, पेपर में आएगा तो ये दोनों क्वेश्चन ही आएंगे बस। कि जीभ में किस हड्डी पाई जाती, किस हड्डी के पास होती है? हायोड हड्डी। जीभ किस गुहा में धसी रहती है? फेनुलम। याद कर लो बेटा, हायोड हड्डी और फेनुलम में धसी रहती है। बेटा समझ में आया? बेटा बात करें जीभ का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन में क्या मिलाना, भोजन को निगलने में क्या करता? मदद करना। स्वाद का क्या करना? और सबसे एक और कार्य कोई बता सकता है? ध्वनि उत्पन्न करना, साउंड। क्योंकि जब हम बोलते हैं जीभ की बड़ी भूमिका है। अब लोग आओ, आप बोल के दिखा दो, नहीं बोल पाओगे, क्योंकि बेटा ध्वनि, जीभ हमारी ध्वनि उत्पन्न करती है, लार मिलाती है और स्वाद का क्या करती है? अनुभव करती है। इतना बात समझाओ बेटा। 3 पॉइंट बताइए बस, मैंने 3। पेशीय ऊतक, मसल टिश्यू, हायोड हड्डी और फेनुलम। पेशीय ऊतक, हायोड हड्डी और फेनुलम। याद हो गया? किस हड्डी के पास होती है? हायोड हड्डी। और किस गुहा में रखी होती है? फेनुलम में रखी रहती है। क्या बच्चा इतनी बात हुई? ये तो थोड़ा सा पता ही है हमको, बुल्लार मिलाती ध्वनि उत्पन्न करती। बच्चा आया समझ में? चलो, जीभ में कौन सी हड्डी होती है? जीभ में कौन सी हड्डी होती है और जीभ किस गुहा में रखी रहती है? जीभ की लंबाई, कैसा ऊतक? पेशीय ऊतक। बेटा आया आया आया। बेटा आप बात करें, जीभ के ऊपर स्वाद कलिका होते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होती है। देखो ये छेद दिखाई दे रहे हैं भैया, इसमें छेद दिखाई दे रहे हैं भैया आपको। ये छेद जो होते हैं देखो, छेद होते हैं, इन छेद को टेस्ट बर्ड कहते हैं, स्वाद कलिका। यही स्वाद का अनुभव कराती है आप। खट्टा मीठा गरम ठंडा वगैरह वगैरह फलाट दिखाना सब कुछ कौन? टेस्ट बर्ड कराती है। आपको बता दें ये जो टेस्ट बर्ड है इनको क्या कहते हैं? स्वाद कलिका कहते हैं। ये जीभ में जो छेद होते हैं बच्चा, छेद, इनको हम स्वाद कलिका कहते हैं। अब बात करें आगे वाला, थोड़ा सा यहाँ पर नमकीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नमक, नमकीन। आगे वाला जो पॉइंट है ये वाले छिद्र, ये जो भाग वाले छिद्र है वो हमको कैसा फील कराते हैं? नमकीन। ये वाला आगे वाला पोजीशन है बेटा, ये वाला भाग है हमको क्या फील कराता है? नमकीन। अब बेटा ये जो भाग है, ये वाला भाग, ये जो भाग है किनारों वाला भाग, हमें क्या अनुभव कराता है? खट्टा। यहाँ पर भी ये जो भाग है, ये वाला भाग हमको क्या फील कराता है? और जो पीछे वाला जो भाग है, पीछे वाला भाग हमको क्या महसूस कराता है? कड़वा। देखो बेटा नमक लेते हैं, कैसे चाटते हैं? चाटे तो समझे होंगे। यस,
अब तुम बड़े हो गए तो क्या बात है, छोटे तो सबने की है, मस्ती हमने की है। कैसे करते हो न्यूटन, सब्जी टेस्ट करते हो? कहाँ रखते हो? नमक। तो ये कैसा है? नमकीन। आगे वाली जो चोंच होती है वो नमकीन फील कराती है बेटा। और नींबू खाओ, नींबू का रस थोड़ा इधर आया, ऐसे कर लेते हो आप लोग, खट्टा लगता है, ऐसा कर लेते हो, ऐसा करते हो या नहीं करते? तो ये जो भाग है वो कौन सा करता है? खट्टा। और कड़वा वाला और मीठा वाला भाग कहोगे तो मीठा भी थोड़ा सा इसके पीछे ही समझे, ठीक है। नमकीन आगे खट्टा, चाट पीछे कड़वा। कोई बेटा, और जीभ के ऊपर छेद होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बर्ड्स कहते हैं, टेस्ट बर्ड कहते हैं, स्वाद कलका कहते हैं। क्या बेटा इतनी बात समझे? अब बेटा जानना, टेस्ट बर्ड या साइंस में इन्हें क्या कहते हैं? पेपिलाई कहते हैं। ये छेद जो होते हैं, पेपिलाई, इंग्लिश में भी नाम इसको क्या बोलते हैं? पेपिलाई। इंग्लिश में भी इसे क्या कहते हैं? पेपिलाई। क्या बोलते हो बच्चा? पेपिलाई। तो बेटा इधर देखने की कोशिश करना बच्चा, अगर बच्चा इधर देखे कोशिश, ये इन्हें हम क्या कह रहे हैं? टेस्ट बर्ड। और टेस्ट बर्ड में बेटा कौन होती है? पेपिलाई। बच्चा क्या होती है? पेपिलाई। ये ही स्वाद का क्या करती है बेटा? अनुभव कराती है। ये क्वेश्चन आया है, पेपलाई किससे संबंधित है? तो जीव से। टेस्ट बर्ड संबंधित है जीव से। टेस्ट बर्ड में कौन होती है? पेपलाई होती है, और पेपलाई स्वाद को चखती है बेटा। क्या करती है? चखती है। बेटा समझ में आएगा बेटा पेपलाई क्या होती है, पेपला क्या होता है, फलाना ठिकाना, सब कुछ समझ में आ गया बेटा, ठीक है। बेटा बीच में उभरी हुई संरचना को क्या कहते हैं बच्चा? पेपलाई कहते हैं। स्वाद को क्या करती है? अलग। चलो याद कर लो, कागू पे कर रही है जीभ, ज्यादा बोलते तो कागू कागू पिपे, हमारी भाषा में कागू पिपियारो है कहते हैं गांव में। ज्यादा हॉर्न बजाओ ना, हॉर्न, काकू पिपियारा, गुड्डू भैया का डायलॉग सुना होगा मिर्जापुर में, काकू पिपियारा है, उड़ के जाएगा क्या? तो पेपलाई, तो जीभ के ऊपर क्या पाई जाती है बेटा? पेपलाई। और ये पेपलाई टेस्टी बर्ड होती है, और ये क्या करती है बेटा? सीखने की कोशिश करना, ये बेटा आपकी क्या है? स्वाद कलिका। बेटा इधर देखो, ये स्वाद कलिका है, स्वाद कलिका है, सबसे पहले न्यूरॉन को सिग्नल देती है। ये क्या करती है? न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स को सिग्नल देती है। और न्यूरॉन्स किसको देता है बेटा? ब्रेन को। और ब्रेन टेस्ट का क्या करता है? अनुभव। अब सर आप कहोगे सर ये क्या करा दिया, मतलब पता ही नहीं पड़ा। अब बात करना, बात बताएं, आपके शरीर का जो बाप है ना वो दिमाग है, ब्रेन है। आपको चलाने वाला कौन है? ब्रेन है। आप जो देख रहे हैं, आपकी आंख नहीं देख रही, आपका ब्रेन देख रहा है। आप जो खाते हो ना, आप नहीं खाते, आपका ब्रेन खाता है। कहने का अर्थ है आपके शरीर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है बच्चा? ब्रेन करता है। कौन करता है बच्चा? सीखो बेटा, देसी भाषा में आया, कछू खाया, जीप, पेपलाई ने वो नमकीन खट्टा रिसेप्टर ले लिया। अब पेपलाई से सूचना गई, न्यूरॉन्स गए, पेपलाई से कहां गए? न्यूरॉन्स कहां गए? दिमाग में। और दिमाग को पता है, अब दिमाग में पता चल जाएगा कि खट्टा है, मीठा है, गर्म। तो सबसे पहले टेस्टी वर्ड से सूचना न्यूरॉन्स कहां जाते हैं? ब्रेन में। और ब्रेन ही क्या करता है? टेस्ट का अनुभव कराता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनने वाला है वो यही है कि जीभ में क्या पाई जाती है? पेपलाई। पेपलाई से टेस्टी वर्ड से सूचना कहां जाती है? न्यूरॉन्स में, और न्यूरॉन से ब्रेन में। ये आपको पता चल जाता है बेटा। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा अधिक स्वाद कलिकाएं होती हैं। अब स्त्रियां चटोरी होती हैं, लड़कियां चटोरी होती हैं, बुरा मत मानना भैया, सत्य बात है। साइंस कह रहा है, मैं तो कछु कह ही नहीं रहा, मैं तो हाथ जोड़ लेता हूं भैया। मैंने बोला स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में कम, स्त्रियां ज्यादा चटोरी होती है, स्वाद कलिका ज्यादा होती है, समझ लो। ये भी खा लो, गोलगप्पों की शौकीन, चाउमीन की शौकीन, फलाना से कर। लड़के को तो चाय दे दो, एक चाय दे दो, उसी में खुश हो जाता है, पार्टी हो गई उसकी। और लड़की को तो फलाना निकाल, भाई साहब भोलाराम पूरा अमीर हो गया, भवरकुआ अमीर हो गया, एक टिक्की का ठेला वाला, चाट का ठेला 3,000 रुपये मुनाफा ले जाता है लड़कियों से। क्योंकि लड़कियों में स्वाद कलिका ज्यादा होती है, लड़कों में नहीं होती। लड़कियों माना जाए 10,000 स्वाद कलिका होगी तो लड़कों में 5,000, दोगुनी है भैया। कितनी है? दोगुनी है स्वाद कलिका, इसलिए चटोरी होती है। हमारी जीभ में 4 प्रकार की क्या पाई जाती है? पेपलाई। अब इसको पढ़ना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनेगा, पीएससी तक का क्वेश्चन आ चुके हैं। हमारे शरीर में कितने प्रकार की पेपलाई क्या करती है? स्वाद का अनुभव कराती है।
सर्कुम बेलेट पेपलाई क्या होती है? सर्कुलम बेलेट बेलेट सर्कुलम बेलेट पेपलाई, पहली कौन सी है? सर्कुम बेलेट। फिर फंगी फॉर्म पेपलाई, पहली पहली फैलिएट पेपलाई हो गया, और फिलीफॉर्म पेपलाइट। ठीक है बेटा, चार है जिसमें इंपोर्टेंट मैं बता रहा हूं सबसे ज्यादा, इसको याद रखेंगे। फंगीफ्रॉम वाली, ये बेटा सबसे बड़ी पेपलाई होती है फंगीफ्रॉम। फंगीफ्रॉम पेपलाई सबसे बड़ी पेपलाई है। फॉलिएट जो पेपलाई होती है बच्चों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? बच्चों में। तो बच्चा आपको पता है बच्चों में पाई जाती है, वयस्कों में नहीं पाई। आपको पता है जब छोटा बच्चा होता है 1 साल का 1.5 साल का, तो घर में माटी खाता है। आपके घर में बच्चा होता है, हमारे घर में बच्चा होता है, शुरू को वो क्या खाने लगता है? मिट्टी खाता है। और मिट्टी में भी इसको क्या आता है? टेस्ट आता है। तुमने नहीं देखा था वो गमले की मिट्टी ऐसे खा जाएगा जैसे और अकेला छोड़ दो घर में तो वो डिस्टेम्बर निकलता है, दीवार की पुट्टी, उसको उखाड़ उखाड़ के क्या किया जाता है? खा जाता है, क्योंकि उसको स्वाद आता है उसमें। तो उसमें कौन सी होती है बेटा? फ्लैट प्लेट। ठीक है बेटा। और फिलीफॉर्म में कोई टेस्टी बर्ड नहीं होती। याद रहे, आपको ये दोनों याद रखने हैं, फिलीफॉर्म और पेपलाई। याद हो जाएगा बच्चा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें याद। चलो थोड़ा रिवीजन कर ले बच्चा, थोड़ा सा पिछले वाला। तो जीभ हमने मुख पढ़ा है, मुख को रिवीजन कर लेते हैं। जीभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ये बताओ मुख हड्डी हड्डी हड्डी, जीभ में हड्डी, जीभ के पास आयो, कौन सी गुहा? हाँ, फेनुलम। कौन सा गुहा? फेनुलम। ये बताओ जीभ के ये गड्ढे होते हैं क्या कहते हैं? टेस्टी बर्ड, मतलब एक कौन शब्द क्या? पा पेपिलाई कहते हैं। बेटा ये बताओ आगे वाला भाग किसको रिसेप्ट करता है, और ये वाले भाग, और पीछे वाला कड़वा भाग महिला में ज्यादा होती है। एक बार पढ़ लो तो और समझ में आ जाएगा। बच्चा मजा आया तो आगे चलते हुए देखिए। अब आके भैया चाचा फूफा ताऊ मामा सभी सुनो, सभी सुनो बच्चा कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं। बेटा मुख गुहा कंप्लीट कर ली बेटा, मुख का पूरा पार्ट, दांत बचाया अभी हमने, लाल ग्रंथि पढ़ ली और जीभ पढ़ ली, दांत बचाया वो लास्ट में कंप्लीट करें। अब बेटा जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये जो भाग तो मैंने कंप्लीट करा दिया, ये भाग क्या करा दिया। अब ये नलिका है बेटा, ये कौन है? नलिका। इसे हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस या खाद्य नली या ग्रास नली। ये बताओ ये किससे जुड़ी है? ये किससे जुड़ी है बताओ? किससे? बक्कल कैविटी से। और किस में खुली है? स्टमक में। ये तो पता ही चलेगा सर, जो ग्रास नली होती है ना, ये ग्रास नली या ईसोफेगस जुड़ी होती है मुख गुहा से, और खुलती कहां पर है? स्टमक में। पहला पॉइंट याद रखना, सब मुख गुहा से जुड़ी होती है, खुलती कहां पर बच्चा? मजा आया? पहला पॉइंट। भोजन को चबाने के बाद भोजन मुख गुहा से खाद्य नला की ओर बहता है, आमाशय तक पहुंचता है। बेटा यहां से भोजन चलेगा, कहां पहुंचेगा भोजन? आमाशय में। ठीक है, आप जो भी कुछ चबाओगे यहां से चलेगा और भोजन आपका कहां पहुंचेगा? आमाशय। ठीक है। अब बात करें, यहां से आपने पनीर खाया और पनीर खाने के बाद चबाया, तो इस नलिका के माध्यम से, इस नलिका के माध्यम से बच्चा कहां पर आ जाएगा? स्टमक में आ जाएगा। तो ये नलिका क्या कर रही है आपको पता है? भोजन को नीचे ला रही है। कहा ला रही है बेटा? नीचे ला रही है। और नीचे ला रही मतलब आमाशय में ला रही है। किस में ला रही है? आमाशय ला रही है। यहां से भोजन आ रहा है, खा लिया आपने, खा लिया, और ऐसे भोजन आ रहा है, आ रहा है। अब ये कहां पे जाएगी नलिका? कहां पर खुलेगी बेटा? पेट में खुलेगी, स्टमक में खुलेगी। इसकी जो लंबाई होती है लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। कितने सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर। ठीक है। इस नलिका में जो बोलस, इसको समझो बेटा पहले, बोलस क्या होता है। ठीक है बच्चा, जहां भी दिक्कत नहीं आए ना बच्चा, मुझे टोक देना बच्चा, मुझे टोक देना। बोलस क्या होता है? लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। बोलस क्या हो पहला बच्चा? बोलस सीख लो। आपने भोजन को चबाया, आपने भोजन को बच्चा क्या किया? चबाया। लुगदी बन गई क्या? उसको लुगदी बन जाती ना, उसी को क्या कहते हैं? बोलस। कभी कभी भोजन खा रहे चबा रहे बाल आ जाता है, हाथ में ले दे, वो जो हाथ में ले लेते हैं बेकार वाला पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ, उसी को क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। उसी को बच्चा क्या कहते हैं? बोलस।
जब हम बाल मुंह में आ जाता है तो भोजन को न्यों फेंक देते या रख देते चिड़ियाओं के लिए, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। तो मुख में चबाने के बाद यहाँ पर जो पदार्थ होता है बोलस कहते हैं। अब बोलस धीमे धीमे कहाँ आएगा, इस नलिका से होते हुए कहाँ जाएगा, स्टमक में ही तो आएगा। आप देखेंगे इस नलिका में भोजन बोलस के माध्यम से क्रमाणु किंचन क्रिया से होते हुए कहां पहुंच जाता है। सर बोलस समझ में आ गए, तो इसको बता दो सर, क्रमाणु किंचन क्या होता है। क्रमाणु किंचन को मुझे इंग्लिश मीनिंग अभी पता नहीं, तो कल बता दूं, ठीक है सर। ठीक है, वैसे तो सभी समझ में आ रहा है, इंग्लिश में बोलता जा रहा हूं। क्रमाणु किंचन क्या होता है, देखो। हाँ, बड़ा समय नहीं पूछता बेटा। इस नलिका का कार्य आपसे पूछा जाए तो क्या कहेगा, तुम क्या कहोगे सर? इस नलिका का कार्य पूछे तो क्या कहोगे? तो क्या आप क्या बताओ सर? भोजन इस नलिका से होते हुए, तो कहने का अर्थ है ये भोजन को नीचे लाने का कार्य करती है। तो सीधी बात है, नलिका क्या करती है, भोजन नीचे लाने का करती है, मुख गुहा से स्टमक। बेटा सर ये बताओ हमको कि क्रमाणु किंचन क्या होता है। क्रमाणु कुंचन क्या होता है बेटा? यहां से भोजन आएगा तो भोजन यहां से टकराए, यहां ऐसे चलेगा ना भोजन, तो इस नली में भोजन धीमे धीमे खिसकते खिसकते नीचे आता है। भोजन इस नली में खिसकते खिसकते कहाँ है बच्चा, नीचे की ओर आता है। आसानी से आता है ना भोजन, इसमें भोजन एकदम तो जाएगा नहीं, भोजन धीरे धीरे आसानी से खिसकते खिसकते नीचे आए, आराम से आता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, क्रमाणु कुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमाणु कुंचन कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही से बन गया कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुख गुहा में क्या कौन सी क्रिया होती है, क्रमाणु। क्रमाणु कुंचन का मतलब भोजन आसानी से कहा आ जाए, नीचे खिसकते खिसकते। बेटा इसमें कोई पाचन ग्रंथि नहीं होती। क्या मुख में पाचक एंजाइम पाए जा रहे थे, टैनिन और लाइसोजाइम पाए जा रहे थे, लार निकल रही थी, परंतु इसमें कोई पाचन ग्रंथि नहीं होती, कोई पाचन ग्रंथि नहीं होती इसमें, ना ही इसमें कोई क्या पाए जाते, एंजाइम होते। मुख में थे, यहां पर कोई पाचन ग्रंथि नहीं होती, कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते। वह यहाँ पर श्लेष्म होता है, श्लेष्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है, श्लेष्म का मतलब भोजन आराम से नीचे और खिसकता चले। तो मैं अगर कोई आपसे पूछे इसका कार्य क्या, तो बता दोगे क्या है? और क्रमाणु किंचन क्रिया क्या होती है, आराम से आना। मैं तो समझ गए आप लोग। इसकी लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर। इसमें कोई एंजाइम होता है, कोई भी ग्रंथि होती है, कोई भी ग्रंथि नहीं होती, बल्कि ये भोजन को नीचे लाने का क्या करता है, कार्य करता है। बच्चा समझ में आया क्या, ईसोफेगस समझ में आ गया? ईसोफेगस से एक ही क्वेश्चन आता है कि इसमें क्रमाणु कौन सी क्रिया होती है, कोई भी एंजाइम नहीं होता, कोई भी ग्रंथि नहीं होती। बट इतनी समझ में आ गई। अब चाचा आ गया हमारा, क्या पढ़ने वाले हैं, स्टमक। क्या पढ़ने वाले हैं, स्टमक। क्या पढ़ने वाले बेटा, स्टमक पढ़ने वाले। चले पढ़े, मजा आ रहा है बेटा। आमाशय की लंबाई जो लेंथ होती है वो भी 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। आपको ये दिखाई दे रहा है ना आमाशय, ये जो आमाशय है इसकी लंबाई कितनी है बेटा, 25 से 30। बहुत मजा आएगा बेटा, मुख हुआ पूरा याद करा दिया मैंने, ये ग्रंथि याद करा दिए। अब आते इस पर, ये याद करना पड़ेगा आपको बेटा, मैं कह रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। ये बेटा इसकी जो लेंथ है वो कितनी सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर? देखो थैली नुमा रचना है, ठीक है। आमाशय में भोजन कितने घंटे रहता है, 4 से 5 घंटे। सबसे पहले बात करें 4 से 5 और ज्यादा। जो भी कुछ ठूसते हो आप लोग, जो भी कुछ खाते हो, कहां पर आ जाता है, आम पेट में आता है, स्टमक में आता है। तो आपके स्टमक में भोजन 4 से 5 घंटे रहता है। सबसे पहले मैं कल अभी बताया था, पाचन क्रिया कहां पर होती है, स्टमक में होता है। अवशोषण आंतों में होता है। तो जो भी कुछ खाओगे ना, जो भी कुछ खाओगे वो कहां पे बढ़ जाता है बेटा, यहाँ पर बढ़ जाता है। और आपकी आंतों में आपके पेट में भोजन कितने घंटे रहता है, 4 से 5 घंटे। समझ की कोशिश करना। आप नौता खाने गए हो, क्या करने खाने गए हो, नौता निमंत्रण, हमारे साथ नौता कहते हो, हमारे उत्तर की साथ क्या कहते हैं, अब भिंड मुरैना साइड हमारे क्या कहते हैं, नौता। चूल्हे को नौता है, चूल्हे को कहते हैं। हाँ, कहाँ से तुम? अरे मुरैना भाई, मुरैना कहाँ से है?
फोर्सा भाई, फोर्सा में रेंज थी एक, आओ, रेंज थी पहले, उसमें मेरा जन्म हुआ है फोर्सा में। फॉरेस्ट की रेंज थी, मेरे पिताजी रेंजर हैं, तो अब नहीं है शायद। अब उसमें उधर जाओगे ना, उधर पेड़ पेड़ लगे बहुत लंबे लंबे सफेदा के, और गली सी रास्ता है, पंच बहुत बड़े पेड़ लगे हैं सूखा के, वहां पर पहले रेंज थी, वहां पर मेरा जन्म हुआ था। अब तो बस वहां पीछे शमशान घाट भी बोल रहे हैं। बेटा इधर देखेंगे तो भोजन आपके कितने घंटे रहता है? 4 से 5 घंटे आपका क्या रहता है? भोजन। आप निमंत्रण खाने गए, इनविटेशन खाने गए, तो आपने क्या किया कि आपने पूरी भी खाई, दाल भी खाई, प्रोटीन खाए, पनीर भी खाया, और बहुत कुछ बन लिया। घर पे 4 रोटी खाते हो, 15 रोटी का माल कहाँ बन लिया? पेट में। कहाँ बन लिया? पेट में बन लिया। तो और चद्दर, रात में चद्दर डाल के सो गए, तो बेटा भोजन को तोड़ेगा कौन? आमास है, क्योंकि इस आमास में भोजन कितने घंटे रहता है? 4%। तो ये कार्य क्या होता है बेटा? भोजन को क्या करने का कार्य करता है? तोड़ता है। समझने की कोशिश करना बच्चा, मैं क्या समझा रहा हूं उसी को तोड़ बता रहा हूं। नौता खाने गए, खाना खाना खाने गए, पहले इनविटेशन आया आपका, खाना खाना खाए बेटा, तो आपने रोटी भी खाई होगी, कोई चावल भी खाया होगा, पनीर भी खाई होगी, या आपने घी खाया होगा, चिपड़ के रोटी खाई होगी। तो बेटा इधर देखना, रोटी से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, पनीर से प्रोटीन, और घी से वसा। तो बेटा ये क्या कर रहा है, जैसे आपने पेट में भर लिया ना, भर लिया, तो रात भर काम करता है। तुम तो सो जाओगे ना, ये पूरी रात काम करेगा। तो रोटी को तोड़ तोड़ उसमें से क्या निकालेगा? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज निकालेगा। ये क्या करेगा? पनीर से प्रोटीन निकालेगा, प्रोटीन से अमीनो एसिड निकालेगा। पूरी रात क्या करता है? भोजन को तोड़ने का कार्य करता है। अच्छे अच्छे पदार्थों को तो शरीर में दे देगा, और बेकार पदार्थ शरीर में फ्रीज होने चले जाते बेटा। तो ये क्या करता है? भोजन को क्या करने का? तोड़ने का, या भोजन को पचाने का कार्य करता है। समझ आया बच्चा? बेटा लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। भोजन कितने घंटे रहता है? इसका मुख्य कार्य क्या होता है? या पचाना। बेटा इधर देखेंगे, आमाशय में किस पदार्थ का पाचन होता है? प्रोटीन। मुख्य गुहा में किसका था? स्टार्च का। इसी तरह आमाशय में किस पदार्थ का पाचन होता है? प्रोटीन। ये समझ में आ गया? ये याद करना है, ये कई बार पूछा जा चुका है बेटा। इसको तो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, एपिथेलियम वगैरह। म्यूकस का स्रावण म्यूकस कोशिका से होते म्यूसन नामक एंजाइम पाया जाता है। अभी यहाँ पर देख लो, पूरा डिटेल आगे ले जा रहा हूं। म्यूकस का स्रावण सीक्रेशन म्यूकस सेल से होता है, जो म्यूकस में म्यूसिन नामक एंजाइम पाया। ठीक है, चलो वो आगे, ये वाला पॉइंट आगे है, तो आगे अच्छे से पढ़ लेंगे बेटा। बेटा समझ आया? चलो आमाशय की लंबाई, बेटा इसकी लंबाई कितनी है? 10, इसकी 25 सेंटीमीटर। इसमें कौन सी क्रिया होती है? का किण्वाणु कुंचन। क्या इसमें पाचन ग्रंथि पाई जाती है? कोई एंजाइम पाया जाता है? इसका कार्य क्या होता है? नीचे लाता है। बेटा ये बताओ, बेटा याद हो गया। बेटा मैं बात करूं, आमाशय के 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3। ये वाला जो भाग है, ऊपर का भाग कह लो या कहीं का भाग कह लो, इसको कहते हैं कार्डियक। क्या कहते हैं? कार्डियक। ये जो भाग है उसे क्या कहते हैं? फंडिक। और इसे भाग को पाइलोरिस। 3 भाग होते हैं। आमाशय के कितने भाग हैं? 3। एक कार्डियक होता है, फंडिक होता है, पाइलोरिक होता है। ठीक है, इस वाले भाग को कार्डियक कहते हैं, इस भाग को फंडिक कहते हैं, इसको हम भैया पाइलोरिक कहते हैं। समझ आया? अब मैं आपको क्वेश्चन करने आया, यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। सबसे ऊपरी भाग जो होता है, सबसे ऊपरी भाग जो होता है, आपको फंडिक लग रहा होगा। क्या लग रहा हो? फंडिक। फंडिक नहीं है, सबसे ऊपरी भाग कौन सा होता है? कार्डियक होता है। सबसे ऊपरी भाग जो होता है बच्चा, वो कौन होता है? कार्डियक होता है, जो ग्रसिका आमाशय में प्रवेश करती है। ग्रसिका मतलब खाद्य नलिका। खाद्य नलिका किसमें खुलती है? खाद्य नलिका किसमें खुलेगी? आमाशय के कार्डियक। देखो ये आ रही है ना, ये खाद्य नलिका आ रही है, देखो ये कौन है? खाद्य नलिका। और खाद्य नलिका किसमें खुल रही है बेटा? कार्डियक में। सुन लिए? सुनो बेटा, सबसे ऊपरी भाग है, और जो खाद्य नलिका होती है वो कहां पर खुलती है? कार्डियक में खुल रही है। समझ में आ रहा होगा ये वाला? इसमें बेटा
HCl एंजाइम निकलता है। कौन सा? HCl एंजाइम। तो सबसे मुख्य चीज है कि HCl एंजाइम कहां से निकलता है? कार्डियक। और कार्डियक सबसे ऊपरी भाग है। इसमें कौन खुलती है? गस्का। इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? HCl, जो बेटा किसका नष्ट करने का क्या करता है? पढ़ो बेटा। चल, 4 पॉइंट। आमाशय का ऊपर भाग वाले भाग को क्या कहते हैं? कार्डियक। कार्डियक कहते हैं बेटा। और इसमें कौन आकर खुलता है? या ईसोफेगस। ईसोफेगस कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन निकलता है बच्चा? HCl निकलता है। और HCl क्या करता है? जीवाणु को नष्ट। और देखो, मुख गुहा में एक एंजाइम था, उस एंजाइम का नाम क्या है जो जीवाणु को नष्ट करता है? ला से कोई नाम था, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। ये बताओ, जब बाहर से भोजन कर रहे थे ना, तो 90% तो वही मर गए जीवाणु, और कुछ जीवाणु अंदर आ गए, तो अंदर खत्म करने का कार्य कौन करता है? सॉरी, कार्डियक ना करके HCl करता है। कौन करता है बच्चा? HCl। बेटा इसको याद रखेंगे बेटा। मैं यहाँ पर 3 पॉइंट बता रहा हूँ। ये सबसे ऊपरी भाग है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? जीवाणु को नष्ट करता है। बेटा पूछूंगा मैं आपसे, आपसे पूछूंगा HCl एंजाइम कहां से निकलता है? कार्डियक से। अगर पेपर में कार्डियक ना होगा तो आपके ऑप्शन में आमाशय होगा। HCl कार्डियक ऑप्शन में नहीं होगा तो कौन होगा? आमाशय होगा। आमाशय का कार्य क्या होता है बेटा? जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। और ठीक है, फंडिक की बात करते, किसकी बात करते? फंडिक। फंडिक जो होता है बच्चा, उसे इसकी संरचना कैसी होती? कांटे नुमा होती है बेटा। इसे हम रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूजी। ये भोजन को रोक कर रखती है, भूख लगने पर चुभती है। सीख लो बच्चा, सीखो। सीखो क्या है? पहला कार्डियक समझ में आ गया। 3 पॉइंट। ऊपरी भाग HCl पाया जाता है और जीवाणु का नष्ट होता है। दूसरा भाग को क्या कहते हैं? फंडिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? इसकी संरचना जो है वो कांटेनुमा होती। कैसी होती? कांटेनुमा। जैसे भोजन आता है ना, भोजन इन कांटों में क्या कर जाता है? इन कांटों में क्या हो जाता है? फंस जाता है। फंस जाएगा तो वो पाचन होगा, बाहर नहीं जाएगा। और जब फंस जाएगा ना, तो जब हम भूख लगती है ना, तो ये कांटे देखो, जब भूख लगेगी तो आपको पेट में खाना तो है नहीं, भूख लगती है तो ये कांटे आपके पेट में चुभने लगते, कहते हैं चूहा दौड़ रहे हैं। क्या लगते हैं? चूहा दौड़ रहे हैं, जल्दी भूख लगो। देखो, तो बेटा जो फंडिक होता है उसकी कांटे नुमा रचना होती है, इसमें भोजन आकर फंस जाता है। जब आप भूख रहते, भूख लगती है, तो यही कांटे आपको चुभते हैं कि ना भोजन लगने पर चुभते हैं बेटा। क्या समझ में आ गया फंडिक क्या होता है? पाइलोरिक की बात करें, अब देखना जाए, ये जो भाग है, ये इसे क्या कहते हैं? इस भाग को बताओ कोई, इंग्लिश बताओ। ईसोफेगस। ईसोफेगस किस में खुली है बताओ? स्टमक के किस भाग में? कार्डियक में। ठीक। अगर ये बात करूं, लास्ट वाला जो भाग है पाइलोरस या पाइलोरिक, ये ये जो भाग है ना बच्चा, ये जो भाग है ये वाला, ये आंत में आकर खुलता है। छोटी आंत में। कौन सी आंत में? छोटी। तो ये पाइलोरिक जो भाग है ना, ये जो भाग कार्डियक में खुलता है, और ये भाग जो खुलता है वो किस में खुलता है? छोटी आंत में खुलता है। आता है समझ में बेटा? छोटी आंत में खुल रहा है। इससे कौन सा अम्ल निकलता है? जठर रस निकलता है, या गैस्ट्रिक अम्ल निकलता है। या कैसे रंग का होता है? पीले रंग का होता है। और तो ये ध्यान रखना, अम्लीय प्रकृति का। चलो मैं याद करा देता हूं बेटा, थोड़ा सा मेहनत कर देते क्योंकि एनर्जी लेवल हो गया डाउन। पाइलोरिक जो होती ना, पाइलोरिक, पाइलोरिक जो होती है बच्चा, वो जुड़ी किससे होती है? छोटी आंत से जुड़ी होती है। बच्चा किससे जुड़ी होती है? छोटी आंत से जुड़ी होती है। ठीक है। यहां से कौन निकलता है बेटा? जठर रस निकलता है। कौन निकलता है बच्चा? गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और ये कैसे फॉर्म में होता है? एसिड फॉर्म में। कैसे फॉर्म में? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। कोई दिक्कत है क्या? जठर रस क्या होता है? भूख को तेज करता है। क्या करता है? भूख लगने पे तेज लगता है। कोई दिक्कत बेटा? ठीक है। एंजाइम में आपको बता दूं, आमा से निकल जाए पहले तो देखो HCl एंजाइम। HCl एंजाइम क्या करता है? ठीक है,
अब बात करते बेटा यहां से सीखने की कोशिश करेंगे बेटा, क्या करेंगे, सीखने की। चलो मैं यहां पर सिखा देता हूं। 3 एंजाइम निकलने हैं, HCl तो पता है। अब दूसरा एंजाइम है बेटा पेप्सिन और रेनिन। रेनिन लिख लेता हूं डायरेक्ट, रेनिन। और बेटा इसका आएगा पेप्स, ये आएगा यहाँ पर, ये लाइपेज उससे निकलता है बेटा। इसको अभी देखेंगे बेटा, गलतियां मत करना, ये थोड़ा सा मिस्टेक पेंट हो गया है, इसको आप देखेंगे बेटा। रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, कितने एंजाइम निकलते हैं यहां से, और HCl हो गया। ठीक है बच्चा, ये तो आपको पता है कि जीवाणुओं को क्या कर रहा है बच्चा, ये बच्चों में दूध की प्रोटीन, बच्चों में दूध की प्रोटीन, बच्चों में क्या करता है, दूध की प्रोटीन तोड़ता है ना, या पचाता है। देखो बेटा पेपर इस बार 2020 का जो पेपर हुआ था ना, MPPSC फ्री, एक क्वेश्चन आ गया था कि ये पूछा गया कि रेनिन एंजाइम कहां से निकलता है, आमाशय से। पेप्सिन एंजाइम कहां से निकलता है, आमाशय। HCl एंजाइम कहां से निकलते हैं, आमाशय। 3 सिपाही हैं आमाशय के, पेप्सिन, रेनिन, HCl। HCl तो जीवाणुओं का नष्ट करता है, किसको करता है। अब बेटा रेनिन की सुन लो, ये बच्चों में दूध की प्रोटीन को पचाता है। हम लोगों में नहीं पाया जाता रेनिन, ये बच्चों में ही पाया जाता है। कैसे बच्चा, जब माँ गर्भवती होती है, बच्चे को डिलीवरी होती है, तो डॉक्टर कहता है कि 6 महीने के अंदर, 6 महीने तक इसे पानी भी नहीं पिलाना, बाहर का पानी भी मत पिलाना। तो माँ का दूध पीता है, तो माँ के दूध में प्रोटीन, माँ के दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, रेनिन। तो एंजाइम होते हैं, सॉरी प्रोटीन होती है, केसिन वगैरह। माँ के दूध में जो प्रोटीन होती है उसको तोड़ने का कार्य कौन करता है, रेनिन एंजाइम करता है। हम लोगों में नहीं पाया जाता, ये बच्चों में दूध की प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है। और हम लोगों में प्रोटीन को पचाता कौन है, पेप्सिन। हम लोगों की पूछी जाए तो पेप्सिन होता है, बच्चों में पूछी जाए तो रेनिन होता है बेटा। वही लिखा बेटा, या निष्क्रिय अवस्था में रहता है, HCl के प्रभाव से वो सक्रिय होता है। पेप्सिन भोजन को बचते प्रोटीन को किस में देता है, पेप्टोन में बदल देता है। देखो ये पेप्सिन जो है ना बच्चा, किसका पाचन करेगा, भोज प्रोटीन का। बेटा पेप्सिन किसका पाचन करता है, और किसमें करता है, हम लोगों में करता है या नहीं करता। अगर मैं आपसे पूछूं रेनिन किसका पाचन करता है, बच्चों में दूध की प्रोटीन का, और पेप्सिन क्या करता है, हम लोगों में प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। आया, कितना टाइम हो गया, इसके बाद आगे थोड़ा सा कल बचे तो पिछला रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, आपका भी दिमाग नहीं चलेगा और मेरा भी नहीं चलेगा। पिछला रिवीजन कर, कोई याद समझ में आया बच्चा, शुरुआत से स्टार्ट कर लेते। चलो भैया, कैसी केमिकल इकाई है, फिजियोकेमिकल है। फिजियो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको दांतों के द्वारा चबाते हैं। बेटा भोजन से हमको क्या प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है और ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हम परिभाषा की बात करें कि भोजन के जटिल अणुओं को किस संबंध देता है भैया, याद हो गया होगा, ये तो मैं लिख के कह रहा हूं, ये तो तुम्हें याद हो गया, भूलोगे नहीं जीवन भर, कह रहा हूं। बेटा रोटी से क्या मिला हमें, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज। दाल पनीर से हमें क्या मिला, प्रोटीन से। घी मक्खन से क्या मिला, ये सारी चीज आपको समझ में आ रही हुई बेटा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं ग्लूकोज से क्या होती है, ऊर्जा। ऊर्जा सक्रिय होकर शरीर के प्रत्येक भाग तक जाने का करती है। ये तो आपको बच्चा आंख बंद कर लो, नींद में भी पढ़ोगे साइंस। मैंने बताया जब जटिल अणु सरल अणु बदल जाते हैं तो बदलने का काम कौन करता है बच्चा, क्या दिक्कत है बेटा, याद कर लेना घर पर थोड़ा सा। विटामिन हो गया, जल हो गया, इनका क्या होता है, पाचन नहीं होता, अवशोषण। याद है, ठीक है बच्चा। बेटा डाई सिस्टम को कितने भागों में बांटा, लंबाई 30 32, मुख गोला, इसका ये भाग हो गया, इसका ये भाग, क्या याद है बच्चा, बहुत बढ़िया। बेटा सबसे पहले फूड का क्या होता है, अंतःग्रहण, उसके बाद और पाचन कहां पर होता है, और अवशोषण, सारी चीजें याद हो जाएगा ना बच्चा। स्वांगीकरण समझ में आ गया ना, ब्लड के माध्यम घुल जाता है शरीर के कितने भाग में, ये सारी चीज आपको बताई दी है। बताओ पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ, लार का पीएच मान, मुख गुहा में किसका,
भोजन लार में, ये लार मिला देता है और एवरीडे कितनी निकलती है, और लार में कितने % जल। टैलिन एंजाइम क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। लाइसोजाइम क्या करता है, और टैलिन एंजाइम किस में बदल देता है इसे, माल्टोज में बदल। मुझे लगता है ये तो सिंपल सी चीज पढ़ा दी। अब आपको साइंस क्या लग रहा होगा, सिंपल लग रहा होगा, क्योंकि पढ़ाने का तरीका आना चाहिए। ऐसा नहीं टीचर आया ये लिख लिख के चला गया, पूरा भद्दा वाना दिमाग बोर्ड भर दिया, आपको कुछ आया ही नहीं, तो महत्व है इसका नहीं है। जीभ की पल्ली भैया हड्डी कौन सी है, हायोड, पेनुलम। इन छेदों को क्या कहते हैं बच्चा, टेस्टिवर्ड में क्या पाई जाती है, टेस्टिवर्ड में क्या पाई जाती है, पेपराइज। ठीक है बेटा, ठीक है। और बेटा ये इस नलिका को क्या कहते हैं, ईसोफेगस। क्या इसमें पाचन ग्रंथि होती है, कोई एंजाइम होता है, क्या भोजन क्या आता है, सीधे आ जाता है। लंबाई 25 इंच, ठीक है। और ये भी समझ में आ चुका होगा। तो बच्चा आशा करता हूं कि ये सारी चीज आपको भली बातें समझ में आ गई। ठीक बेटा, अब आपको करना क्या है ये भी सीख लो। मैंने आपको डाइजेशन सिस्टम पढ़ाया आज, ठीक है। डाइजेशन सिस्टम को जितना पढ़ गया ना, आपके घर पर कोई ऑब्जेक्टिव किताब होगी साइंस की, लूसेंट की होगी या किसी की होगी, उस किताब से डाइजेशन सिस्टम की ऑब्जेक्टिव लगाना। जितना पढ़ाया ना उतने क्वेश्चन आपको तुरंत लग जाएंगे। ये कहोगे ये 80 के लग जाएंगे, आपको जो डिटेल दे रहा है बहुत इंपोर्टेंट है। तो कहने का अर्थ है घर पे बस आज जाना, डायरेक्ट सिस्टम के क्या लगाना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना, और आपको पीपीटी को एक बार फेर लेना। पीपीटी में शेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया, सभी को राम राम। ठीक, वेलकम।